नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम टेक की दुनिया में हुई एक बहुत बड़ी जबरदस्त हलचल पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये है Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS और OpenAI के बीच। और डील कोई छोटी मोटी नहीं, $38 बिलियन की साझेदारी हुई है इनके बीच। ये रकम सुनने में ही काफी बड़ी लगती है ना। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये काफी डिटेल लेख के आंकड़ों पर आधारित है। ये लेख ना सिर्फ इस डील की बारीकियों में जाता है, बल्कि ये भी समझाता है कि भारत में जो डेवलपर्स हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं या जो एआई में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, उनके लिए इस पार्टनरशिप का क्या मतलब हो सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना बड़ा निवेश और ये जो टेक का गठजोड़ है, ये भारत के तेजी से बढ़ते टेक सीन को कैसे प्रभावित कर सकता है। 38 बिलियन सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ दो बड़ी कंपनियों का मामला है या इससे कुछ ज्यादा है? खासकर भारत के लिए इसमें क्या मौके हो सकते हैं? चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डील असल में है क्या। 3 नवंबर 2025 AWS और OpenAI ने अनाउंस किया एक मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और जैसा हमने कहा, $38 बिलियन। ये छोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, OpenAI, ChatGPT जैसे बड़े AI मॉडल्स, उन्हें चलाने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए कितनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती होगी। इस डील से OpenAI को फौरन Amazon के EC2 अल्ट्रा सर्वर्स का एक्सेस मिल गया है। लाखों चिप्स लगे हैं इनमें और जरूरत पड़े तो करोड़ों CPUs तक जा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इतनी ताकत कि ChatGPT की हर बातचीत संभाली जा सके और आगे आने वाले AI मॉडल्स ट्रेन किए जा सकें। और फिर भी नए आइडियाज के लिए जगह बची रहे। स्केल बहुत बड़ा है। OS उन्हें न सिर्फ ये पावर दे रहा है, बल्कि कीमत, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करने की क्षमता और सुरक्षा, इन सब का एक अच्छा पैकेज दे रहा है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, ये डील ठीक तब हुई है जब OpenAI ने माइक्रोसॉफ्ट Azure के साथ अपनी जो एक्सक्लूसिव डील थी, उसकी शर्त हटाई। तो ये साफ इशारा है कि OpenAI अब मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहा है। अच्छा, वो किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। जी हाँ, बिल्कुल। वो अलग अलग प्रोवाइडर्स के बेस्ट फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इससे। लेकिन अब आते हैं बड़े सवाल पर। इस ग्लोबल डील का हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ जो डेवलपर्स हैं, जो बिजनेस हैं, उनके लिए क्या मायने हैं इसके? हम सब देख ही रहे हैं कि भारत का टेक सीन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेंगलोर में AI हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं, मुंबई में फिनटेक कंपनियां मशीन लर्निंग यूज कर रही हैं और देश भर में डेवलपर्स OpenAI मॉडल्स से कुछ नया बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये पार्टनरशिप भारत के लिए 3 मुख्य तरीकों से गेम चेंजर हो सकती है। पहला, लेटेस्ट AI तक आसान पहुंच। देखिए, OpenAI के कुछ मॉडल्स, जिन्हें ओपन वेट कहते हैं, जैसे GPT Oz 120B, वो पहले से Amazon Bedrock पर उपलब्ध थे। ओपन वेट थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ओपन एंड कि इन मॉडल्स की जो अंदरूनी बनावट है, वो थोड़ी ज्यादा खुली होती है। डेवलपर्स उन्हें बेहतर समझ सकते हैं, जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। तो ये मॉडल्स पहले से थे, लेकिन अब इस नई डील से इंफ्रास्ट्रक्चर और भी मजबूत हो गया है। तो भारत की कंपनियां अब उसी पावरफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती हैं जो ChatGPT को चलाती है, और वो भी AWS के भरोसेमंद इंफ्रा पर, जिसे शायद वो पहले से इस्तेमाल कर भी रहे हों। ये तो एक्सेस का एक बड़ा लेवल अप है। जी हाँ। दूसरा पॉइंट है खर्चों में कमी की उम्मीद। AI मॉडल्स चलाना देखिए सस्ता नहीं होता। हाँ, ये तो है। लेकिन AWS का स्केल बहुत बड़ा है और अब OpenAI मॉडल्स के साथ उनका तालमेल और बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि भविष्य में इस्तेमाल की कीमतें शायद कुछ कम हो या बेहतर प्राइसिंग मॉडल्स आएं। अभी पक्का नहीं कह सकते, पर दिशा तो सकारात्मक लगती है। ये भारतीय बिजनेस के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट है क्लाउड चुनने की आज़ादी। जैसा मैंने कहा, OpenAI अब सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट Azure तक ही सीमित नहीं है। तो डेवलपर्स के लिए इसका मतलब है ज्यादा चॉइस। वो वेंडर लॉक इन की चिंता किए बिना, कि किसी एक कंपनी से बंद जाने की फिक्र किए बिना, अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट क्लाउड्स चुन सकते हैं। सही बात है। ये कंपटीशन के लिए भी अच्छा है। जी, ये तीनों ही बातें काफी महत्वपूर्ण हैं, खासकर भारतीय कंपनियों और डेवलपर्स के लिए। चलिए अब थोड़ा तकनीकी पहलू पर बात करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आसान रहे। आपने कहा बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर। ये पावर आती कहाँ से है? क्या है इसके पीछे? हाँ, तो देखिए, इसके पीछे एनवीडिया के खास किस्म के GPUs हैं, जैसे GB200s। इन्हें Amazon के EC2 अल्ट्रा सर्वर्स के जरिए आपस में जोड़ा गया है, क्लस्टर किया गया है। इससे होता यह है
कि सिस्टम के जो अलग अलग हिस्से हैं उनके बीच जानकारी का लेन देन बहुत तेजी से होता है। तकनीकी भाषा में इसे लो लेटेंसी कहते हैं। अच्छा, मतलब बहुत कम देरी। जी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एआई के हिसाब किताब के लिए एक सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन मिल गया हो। सब कुछ एकदम स्मूथ और तेज। समझ गया। तो ये तो हुई पर्दे के पीछे की टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर कोई डेवलपर या बिजनेस है जो इसका फायदा उठाना चाहता है, तो उनके लिए AWS पर कौन से मुख्य टूल्स या सर्विसेज हैं? हाँ, कुछ मुख्य सर्विसेज हैं जो डेवलपर्स के लिए बहुत काम की हैं। एक है Amazon Bedrock। ये समझिए कि OpenAI मॉडल्स इस्तेमाल करने का एक आसान, मैनेज्ड रास्ता है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने की चिंता नहीं करनी। AWS वो सब देखता है। अच्छा, मतलब सीधे AI एप्लीकेशन बनाने पर फोकस। बिल्कुल, जो लोग जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर है SageMaker Jumpstart। अगर आपको मॉडल पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए या उसे अपनी खास जरूरतों के लिए बदलना है, फाइन ट्यून करना है, तो SageMaker काम आता है। ये मॉडल डिप्लॉय करने और कस्टमाइज करने के ज्यादा ऑप्शन देता है। बेडरॉक आसानी के लिए, SageMaker कंट्रोल के लिए, अब मोटे तौर पर। फिर है AWS Lambda। ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, मतलब आपको सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं। आप बस अपना कोड लिखते हैं, जैसे OpenAI API को कॉल करने वाला कोड, और Lambda उसे चला देता है। छोटे मोटे AI टास्क के लिए बढ़िया होगा फिर। जी, काफी किफायती हो सकता है। और चौथा, Amazon KMS यानी की मैनेजमेंट सर्विस। AI में डेटा सुरक्षा बहुत बहुत जरूरी है। KMS आपकी एन्क्रिप्शन कीज को सुरक्षित रखने में मदद करता है, ताकि आपका डेटा आते जाते, इन ट्रांजिट और रखे हुए एट रेस्ट दोनों तरह से सुरक्षित रहे। ठीक है, ये टूल्स तो काफी काम के लग रहे हैं। अब जरा उस लेख के 10 थिंग्स यू नीड टू नो वाले हिस्से पे वापस आते हैं। उसमें कुछ और जरूरी बातें थी, जैसे आपने बेडरॉक और SageMaker का जिक्र किया। लेख कहता है कि ओपन वेट मॉडल जैसे वो GPT OS 120B दोनों के जरिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन बेडरॉक आसान है, SageMaker ज्यादा कंट्रोल देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत में जो नई स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बेडरॉक से शुरू करना ज्यादा सही रहेगा? हाँ, ज्यादातर मामलों में ये बात सही है। बेडरॉक की आसानी उन्हें तेजी से प्रोटोटाइप बनाने और अपने आइडिया को टेस्ट करने में मदद करती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत की बात नहीं है। बेडरॉक दूसरी AWS सर्विसेज के साथ भी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होता है। अच्छा, जैसे? आप AI मॉडल को लैम्डा फंक्शन से जोड़ सकते हैं, डेटा को RDS या DynamoDB जैसे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, फाइल्स को S3 में रख सकते हैं और API गेटवे के जरिए अपनी एप्लीकेशन को बाहर की दुनिया से सुरक्षित तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक पूरी AI ऐप बनाने के लिए ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जरूरी हैं और बेडरॉक इनके साथ आसानी से जुड़ जाता है। और सुरक्षा? इसका क्या ये सर्विसेज सुरक्षित हैं, खासकर जब सेंसिटिव डेटा की बात हो, जैसे हेल्थ केयर या फाइनेंस में होता है? बिल्कुल, सुरक्षा एक बहुत बड़ा पहलू है और AWS इस पर काफी ध्यान देता है। पहले तो ऑथेंटिकेशन, यानी कौन आपकी सर्विस इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए AWS IAM है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। बेडरॉक इसे IAM रोल्स के जरिए आसान बनाता है। यहाँ सलाह यही होती है कि हमेशा लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत अपनाएं। मतलब सिर्फ उतनी ही परमिशन दें जितनी जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा मैंने KMS का जिक्र किया, डेटा इंक्रिप्शन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही AWS के पास ISO, SOC जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो भरोसे की बात है, संवेदनशील भारतीय डेटा के लिए ये सब बहुत जरूरी है। सही कहा। और भारत में उपलब्धता कैसी है, अवेलेबिलिटी? क्या ये सर्विसेज और मॉडल्स भारत में जो AWS के सेंटर्स हैं, मुंबई और हैदराबाद में, वहां से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? हाँ, AWS के भारत में मुंबई और हैदराबाद में रीजन्स हैं। OpenAI मॉडल्स धीरे धीरे इन रीजन्स में उपलब्ध हो रहे हैं। हो सकता है अभी सारे मॉडल्स हर रीजन में ना हो, लेकिन AWS लगातार उपलब्धता बढ़ा रहा है। और अगर कोई मॉडल आपके नजदीकी रीजन में नहीं भी है, तो आप एशिया पैसिफिक के दूसरे रीजन जैसे सिंगापुर या टोक्यो से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर लेटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छी रहती है। अच्छा, और उम्मीद है कि 2026 तक भारत के रीजन्स में उपलब्धता और बेहतर हो जाएगी। जी, ऐसी उम्मीद है। ठीक है। और खर्चा, ये हमेशा एक बड़ा सवाल होता है AI के साथ। इसका प्राइसिंग मॉडल कैसा है? हाँ, देखिए, आमतौर पर AI मॉडल इस्तेमाल करने का खर्च टोकन्स पर आधारित होता है। टोकन्स, वो क्या होते हैं? टोकन को आप मोटे तौर पर शब्द या शब्द के हिस्से समझ सकते हैं। आप मॉडल को जितने टोकन इनपुट में देते हैं
और मॉडल जितने टोकन आउटपुट में जनरेट करता है उस हिसाब से पैसे लगते हैं। इसके अलावा आप जो दूसरी AWS सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूट, स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर, उनका खर्च अलग होता है। तो मतलब खर्चा काफी अलग अलग हो सकता है। जी हाँ, बहुत। छोटे मोटे काम के लिए शायद कुछ डॉलर रोज से लेकर बड़ी कंपनियों के लिए हजारों डॉलर महीने तक भी जा सकता है। इसलिए खर्च पर नजर रखना और उसे ऑप्टिमाइज करना, मतलब कम करने के तरीके अपनाना, जैसे कैशिंग या बैच प्रोसेसिंग, ये बहुत जरूरी है। समझ गया। लागत प्रबंधन बहुत जरूरी है। एक और चीज थी फाइन ट्यूनिंग। आपने कहा कि सेज मेकर से ये मुमकिन है। इसका भारत के संदर्भ में क्या फायदा हो सकता है? फाइन ट्यूनिंग का मतलब है कि आप एक पहले से बने बनाए बड़े मॉडल को लेते हैं और उसे अपनी खास जरूरत के हिसाब से थोड़ी और ट्रेनिंग देते हैं। भारत के लिए इसके कई फायदे हैं। सोचिए, आपको एक ऐसा AI मॉडल चाहिए जो हिंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स या भारतीय लहजे वाली अंग्रेजी को अच्छे से समझे। हाँ, ये तो बहुत होता है। या फिर भारत के किसी खास सेक्टर, मान लीजिए फाइनेंस या रिटेल की जो खास शब्दावली होती है उसे समझें। फाइन ट्यूनिंग से आप मॉडल को ये सब सिखा सकते हैं। इससे मॉडल आपके काम के लिए ज्यादा सटीक, ज्यादा असरदार बन जाता है। लेकिन इसके लिए शायद थोड़ी मशीन लर्निंग की समझ चाहिए होगी। हाँ, ये जरूर है। इसके लिए थोड़ी ML एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग के लिए सही डेटा की जरूरत होती है। तो अगर हम बेडरॉक बलाम सेजमेकर की दुविधा को समेटें, तो फैसला इस पर है कि जरूरत क्या है। जल्दी शुरू करना है, आसानी चाहिए, मैनेजमेंट नहीं करना तो बेडरॉक। और अगर ज्यादा कंट्रोल चाहिए, मॉडल को अपनी तरह से ढालना है और आपके पास तकनीकी महारत है, तो सेजमेकर। बिल्कुल सही कहा। ये सरलता और नियंत्रण के बीच का चुनाव है। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरणों की बात करते हैं। लेख में कुछ केस स्टडीज दी गई थी कि भारत में कंपनी इसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, उदाहरण काफी अच्छे थे और दिखाते हैं कि क्या क्या संभव है। जैसे एक हेल्थ केयर स्टार्टअप की कल्पना कीजिए। वो बेडरॉक इस्तेमाल करके मरीजों के सवालों का विश्लेषण कर रहा है और शायद उन्हें डॉक्टर से मिलने से पहले कुछ शुरुआती जानकारी या सलाह दे रहा है। जाहिर है, यहाँ HIPAA जैसे स्वास्थ्य डेटा नियमों का पालन करना होगा, जिसके लिए AWS सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। हेल्थ केयर में तो बहुत पोटेंशियल है इसका। बिल्कुल। या फिर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सोचिए, जो सेज मेकर पर फाइन ट्यून किए गए मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी कई भारतीय भाषाओं में ग्राहकों के सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट चला सके। ये भी बहुत काम की चीज है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। जी। फिर एडटेक कंपनियां भी हैं। वो AWS की स्केलेबिलिटी का फायदा उठाकर पर्सनलाइज्ड लर्निंग असिस्टेंट बना सकती हैं। सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो लाखों छात्रों को उनकी जरूरत और स्पीड के हिसाब से सीखने में मदद करे। कमाल है। और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियां वो लाम्डा पर AI मॉडल चलाकर रियल टाइम में फ्रॉड यानी धोखाधड़ी का पता लगा सकती हैं। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि संभावनाएं कितनी हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आप कह रही थी, कि अब पुणे या कोच्चि में बैठा कोई स्टार्टअप भी उसी लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है जो शायद पहले सिर्फ बड़ी ग्लोबल कंपनियों के पास थी। यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये असल में AI का लोकतंत्रीकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ AI। टेक्नोलॉजी को चुनिंदा लोगों के हाथ से निकलकर ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है और ये साझेदारी इस प्रोसेस को और तेज कर रही है, खासकर भारत जैसे देश में। और शायद इसीलिए दोनों कंपनियों के CEOs ने भी इसी बात पर जोर दिया। OpenAI के CEO सैम अल्टमन ने कहा कि बड़े पैमाने पर AI के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग चाहिए और ये साझेदारी उस इकोसिस्टम को मजबूत करेगी जो AI को सभी के लिए यानी एवरीवन उपलब्ध कराएगा। और AWS के CEO मैट गारमैन ने भी यही कहा कि AWS का इंफ्रा OpenAI के बड़े लक्ष्यों का आधार बनेगा। ये सभी के लिए वाली बात, ये भारत के टेक समुदाय के लिए बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। इससे भारत के लिए एक बड़ा मौका खुलता है। सिर्फ AI का इस्तेमाल करने वाले यानी कंज्यूमर बनने के बजाय AI बनाने वाले, क्रिएटर और इनोवेटर बनने का, क्योंकि अब आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध है। लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, चुनौतियां तो होंगी। क्या हैं वो मुख्य चुनौतियां जिनके बारे में सोचना चाहिए? कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहला, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। AWS इकोसिस्टम बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, नो डाउट, लेकिन शुरुआत में इसे समझना
और सही तरीके से इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। एक लर्निंग कर्व है। हाँ, इतनी सारी सर्विसेज हैं। दूसरा, लागत प्रबंधन, कॉस्ट मैनेजमेंट। जैसा हमने पहले बात की, अगर ध्यान ना दिया तो खर्चा तेजी से बढ़ सकता है। लगातार मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। तीसरा, वेंडर लॉक इन। अगर आप पूरी तरह से AWS पर निर्भर हो जाते हैं तो भविष्य में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना मुश्किल और महंगा हो सकता है। तो मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी यहाँ भी काम आ सकती है। जी, कुछ हद तक। चौथा, नियमों की अनिश्चितता, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। AI एक नई टेक्नोलॉजी है और इससे जुड़े नियम अभी बन रहे हैं, बदल रहे हैं। कंपनियों को इस पर नजर रखनी होगी, खासकर डेटा प्राइवेसी और इस्तेमाल को लेकर। और पांचवा, तकनीकी कर्ज, टेक्निकल डेट। कभी-कभी जल्दीबाजी में बिना सही आर्किटेक्चर के AI को अपने सिस्टम में जोड़ लेने से बाद में दिक्कतें आती हैं, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें ध्यान में रखने वाली हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? तो इसका कुल मतलब क्या है? मेरे ख्याल से ये $38 बिलियन की डील एडवांस्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा सुलभ बना रही है, एक्सेस बढ़ा रही है। इससे भारत के टेक जगत के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, इनोवेशन के मौके बढ़ रहे हैं। सही मायने में ये टेक्नोलॉजी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने, उसे डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अब जब ये शक्तिशाली टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कई ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, तो असली सवाल ये है कि इस नई पहुंच से, इस सुलभता से कौन से नए इनोवेशन सामने आएंगे? वो कौन सी नई एप्लीकेशंस बनेंगी जो पहले मुमकिन नहीं थीं या बहुत खर्चीली थीं? ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि भारत का टेक समुदाय इस मौके का फायदा कैसे उठाएगा और दुनिया को क्या नया देगा। वाकई ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब हमें भविष्य में ही देखने को मिलेगा। आज इस दिलचस्प और गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए फायदेमंद रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। अलविदा।